हेलो एवरीवन, संजना डेली जी के मास्टर चैनल पर अगेन आप सभी का वेलकम है। आज की हमारी ये तीसरी वीडियो है टॉपिक वाइज सीरीज ऑफ ज्योग्राफी की, जिसका टॉपिक है पृथ्वी और उसका सौरिक संबंध। आप सभी को पता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, ठीक है। इसीलिए पृथ्वी पर काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि सीज़न चेंज होते हैं, ऋतुएं चेंज होती हैं और दिन कहीं पर छोटा होता है, कहीं पर बड़ा होता है, कहीं पर दिन हो रहा होता है सेम टाइम पर, कहीं दूसरी जगह रात हो रही होती है। काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं। सो उसके अकॉर्डिंग काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी इस टॉपिक से बनते हैं जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सो इस वीडियो के अंदर आपको टॉप 171 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप हैं और ये वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। स्पेशली गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए मैं ये सीरीज़ स्टार्ट करी थी मैंने, और ये वीडियो भी उसी के लिए है, ठीक है। इस वीडियो के अंदर और इस पूरी सीरीज़ के अंदर आपको सारे क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप ही देखने को मिलेंगे। साथ में थोड़े थोड़े पॉइंटर्स भी मैं आपको कराती हूँ बीच बीच में। जिस भी क्वेश्चन के साथ जो भी पॉइंट बुक में नहीं दिया होता, एक्स्ट्रा होता है, एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है, वो मैं करवाती हूँ, ठीक है। बाकी वीडियो को शुरू करने से पहले सीरीज़ के बारे में आपको बताऊं। सीरीज़ के अंदर जैसा कि मैंने बताया एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस रहते हैं। क्वेश्चंस कहाँ से लेती हूँ मैं? जो आपको ल्यूसेंट की ब्लू वाली बुक दिख रही है ना स्क्रीन पर, वो वहाँ से, ल्यूसेंट के सब्जेक्टिव जीके की बुक से, ल्यूसेंट के ऑब्जेक्टिव जीके की बुक से, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से, और किसी भी टॉपिक के डीप में जाकर जितने भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको प्रॉपर एक सीरीज़ में प्रोवाइड कर रही हूँ और प्रॉपर टॉपिक वाइज आपको प्रोवाइड करूँगी। टॉपिक मैंने ल्यूसेंट की ब्लू बुक से ही लिए हैं, ठीक है। टोटल ज्योग्राफी के 55 टॉपिक्स मैं आपको कराऊंगी। आज हमारा तीसरा टॉपिक है और 2 टॉपिक मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, ठीक है। सीरीज़ का टाइमिंग की बात करें तो 7 PM यानी 7 PM है। हर 2 दिन में एक वीडियो आएगी इसी चैनल पर, और हर एक वीडियो के साथ मेरा एक आप सभी को चैलेंज होता है कि आप एटलीस्ट 90% से ज़्यादा स्कोर करके दिखाएं। आप नोटबुक पेन साथ लेकर बैठो, जो पॉइंट आपके नोट्स में नहीं है वो नोट करो, और जो क्वेश्चन आपका सही हो रहा है उस पर टिक करो, और जो क्वेश्चन गलत आ रहा है उस पर क्रॉस करो, और लास्ट में चेक करो कितने क्वेश्चंस के उत्तर आपके गलत हैं, कितने पॉइंट आपने सीखे हैं, जो क्वेश्चन गलत है वो कौन कौन से हैं, दोबारा से याद करो और अपना स्कोर चेक करो। अगर आपका स्कोर 85% से भी कम आ रहा है, या फिर 90% आप एक रेशो लेके चलो, 90% से भी कम आ रहा है, इट मीन्स आपका वो टॉपिक प्रिपेयर नहीं है, आपको दोबारा से प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। और 90% से ज़्यादा है मतलब कि आपका टॉपिक बेस्ट तरीके से प्रिपेयर है, ठीक है। आपका स्कोर जितना भी रहता है, वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप अपनी एक डायरी जो बनाते हो, आप डायरी ज़रूर बनाते होगे जिसमें अपना डेली का शेड्यूल भी बनाते हो, इतने टाइम ये पढ़ना है, इतने टाइम ये, वहाँ पर सब्जेक्ट का भी बनाओ, और सब्जेक्ट में हर एक टॉपिक को पढ़ने के बाद वहाँ पे स्कोर देखो आपका स्कोर कितना आ रहा है। आपको पता लग जाएगा आपकी तैयारी कितनी है, आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, कैसे होगा, आपको कितना पढ़ने की ज़रूरत है, राइट। इस वीडियो को कंप्लीट देखना, अपना एनालिसिस करना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले विषय सूची देख लेते हैं। आज हमारा थर्ड टॉपिक है पृथ्वी और उसका सौरिक संबंध। इससे पहले हम 2 टॉपिक कर चुके हैं, ब्रह्मांड और सौरमंडल। ये 2 टॉपिक हम ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं। उसके अलावा बाकी टॉपिक्स भी मैंने नोट किए हुए हैं। विश्व भूगोल के अंदर ओनली 34 टॉपिक्स हैं, फिर 35 से लेकर 55 तक हमारे भारत के भूगोल के टॉपिक्स हैं। और सीरीज़ का टाइमिंग ऑलरेडी मैंने बता दिया, हर 2 दिन में एक वीडियो आती है 7 बजे, और अभी 2-4 दिन से वीडियो इसलिए नहीं आ रही थी, उसके काफ़ी सारे रीज़न्स हैं, वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। एक बार ये वीडियो कवर कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं ट्राई कर रही हूँ वीडियो हो जाए रिकॉर्ड, पूरी रिकॉर्ड हो ही नहीं पा रही है। आज पहले एक बार ये वीडियो को कर लेते, फिर मैं रीज़न भी बताऊंगी कि 2-4 दिन से क्यों नहीं आ रही थी ये वीडियो, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, चंद्र ग्रहण कब होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, जब चंद्र ग्रहण होता है, मतलब कि सूर्य और चंद्रमा है उनके बीच में पृथ्वी आ जाती है। बीच में कौन होगा? पृथ्वी। यहाँ पे ये मेन आपको याद रखना है, ठीक है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में होती है तो चंद्र ग्रहण होता है, और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन ही होता है, ये भी फिक्स है। और सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या के दिन होता है, ये भी फिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी दिवस को परिभाषित करता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, अपनी धुरी के चारों ओर पृथ्वी के एक घूर्णन की अवधि को क्या कहते हैं? पृथ्वी दिवस। और जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है 365 दिनों के अंदर, सो उसको बोलते हैं सौर वर्ष बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे पृथ्वी एक दिन के अंदर चक्कर लगा लेती है, अपनी धुरी पर घूम जाती है पूरी, सो उसको बोलते हैं पृथ्वी दिवस, वो दिवस में आ गया। लेकिन पृथ्वी एक साल के अंदर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसको बोलते हैं सौर वर्ष। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, अपसौर। मान लो पृथ्वी है या मंगल ग्रह है, जब वो उस पोजीशन में हो जब सूर्य से उसकी अधिकतम दूरी हो, सबसे ज़्यादा दूर जब वो होता है, तो उस स्थिति को बोलते हैं अपसौर। यहाँ पे हम पृथ्वी के बारे में ही पढ़ें क्योंकि हमारा जो ग्रह है वो पृथ्वी है। बाकी मैंने बता दिया कि दूसरा ग्रह भी जब अधिकतम दूरी पर होगा तब भी उसको अपसौर ही कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, उपसौर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्विनोक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब। राइट आंसर ऑप्शन ए, दिन और रात समान अवधि के होते हैं, उसको हम बोलते हैं इक्विनोक्स, और हिंदी में बोलेंगे विषुव। डिटेल में बात कर ले, विषुव कब कब होता है? साल में 2 बार देखने को मिलता है, एक तो लगभग 21 मार्च को और दूसरा लगभग 23 सितंबर को। ये दोनों ही तारीख आपको याद रखनी है। और सेकंड पॉइंट है इसका, जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है, जो दिन और रात को समान लंबाई का बनाता है, उसको हम बोलते हैं विषुव यानी इक्विनोक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिजिगी युति क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक ही सीधी रेखा में की स्थिति में होते हैं उसको हम बोलते हैं सिजिगी की स्थिति। ठीक है, और आप सभी को पता है कि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक दिशा में होते हैं, सीधी रेखा पर होते हैं आमने सामने, सो एक चीज़ तो बीच में आएगी, या तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी है या सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा है, कोई ना कोई तो यहाँ पे बीच में होगा ही, या तो पृथ्वी होगी या चंद्रमा बीच में होगा। ठीक है, सो उस पोजीशन में क्या होगा? ग्रहण लगेगा, या तो सूर्य ग्रहण होगा या फिर चंद्र ग्रहण आपको देखने को मिलेगा। सो इसका मतलब क्या है, जब भी सिजिगी की स्थिति होती है, युति वियुति की स्थिति होती है, तब कोई ना कोई ग्रहण लगता ही लगता है। लेकिन सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के टाइम पे हमेशा सिजिगी की स्थिति हो, ये नहीं है, ये सत्य नहीं है। बट सिजिगी की स्थिति में ग्रहण होगा ही होगा, ये सत्य है। समझ गए? क्लियर ना हो तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं दोबारा से बता दूंगी, नेक्स्ट वीडियो में भी आपको समझा दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि। राइट आंसर ऑप्शन ए, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसीलिए सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतुएं निम्नलिखित में से किसके कारण होती हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण। और ये याद करने का तरीका भी मैंने आपको बताया था, परिक्रमण या परिभ्रमण ऑप्शन में आपको दे दे तो किस तरीके से याद करो। जैसे कि भंवरा होता है, वो फूल के आसपास मंडरा रहा होता है, सो भंवरे से आपको याद रहेगा कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही होती है, मतलब अपने ही आसपास घूम रही है। ठीक है, एक बिंदु पर घूम रही है, बट सूर्य के चारों अगर उसे घूमना है तो वो एक चक्कर लगाना पड़ेगा, मतलब वो एक क्रम में घूम रही है। ठीक है, इस टाइप से आप याद कर सकते हो, बहुत इजी ट्रिक है ये। और परिक्रमण के कारण ही ऋतुएं देखने को मिलती हैं, हमें सीजन्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन है, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी को हम खगोलीय एकक या खगोलीय इकाई कह सकते हैं। ठीक है, खगोलीय एकक कह लो या फिर खगोलीय इकाई कह लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। राइट आंसर ऑप्शन बी, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, सूर्य ग्रहण। मतलब कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आएगी तो चंद्र ग्रहण होगा, लेकिन अगर पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ रहा है तो सूर्य ग्रहण आपको देखने को मिलेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की परिधि यानी सरकमफ्रेंस कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। अब ये दोनों किस टाइप से, एक तो देखो ध्रुवीय परिधि होती है, एक होता है विषुवतीय, यानी जो भूमध्य रेखा होती है, विषुवत रेखा होती है, वहाँ पर जो हमें परिधि देखने को मिलती है वो, और ध्रुवीय परिधि होती है उसमें अंतर होता है, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा अंतर नहीं होता है। सो वही दोनों यहाँ पर दिए हुए हैं ऑप्शंस में। एग्जामिनर आपको या तो दोनों देगा या फिर इनमें से एक देगा, ठीक है। सो यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं पूछा है और परिधि पूछा है। सो आप 40,000 भी बोल सकते हो, 40,075 ये भी बोल सकते हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन और रात होने का मुख्य कारण क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना दिन और रात होने का मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, 21 जून को। और यहीं से एक और क्वेश्चन भी आप याद करो, जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होगा, इट मीन्स दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। कब होगा? 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, 22 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, कोरोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, 21 जून को दिखाई देता है नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन ए, रॉबर्ट पियरी ने की थी उत्तरी ध्रुव की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? फटाफट से उत्तर दीजिए कमेंट में। आप लोग भी सोचा करो, वीडियो को पॉज कर लिया करो, फिर उत्तर सोचा करो ऑप्शंस देख के, और फिर उत्तर को टिक किया करो। और देखो यहाँ पे पता है ऑप्शंस, ये ज़रूरी नहीं है कि इस टॉपिक से संबंधित ही आपको मिल जाए। यहाँ पे कोई अदर सब्जेक्ट के ऑप्शन, सब्जेक्ट नहीं, अलग टॉपिक के ऑप्शंस भी मिल सकते हैं, अलग नाम भी मिल सकते हैं और अलग सब्जेक्ट के भी मिल सकते हैं। जैसे कि आपका कोई साइंस का वैज्ञानिक है, उसका नाम ऑप्शन में दे दिया, उसके अलावा कोई खगोल शास्त्री है, उसका नाम यहाँ पे दे दिया। इस टाइप से भी आपको मिल सकते हैं ऑप्शंस। तो पता है ऑप्शंस आपको तो सही टिक करना है, आपको सही याद रखना है, तो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए ये ऑप्शन सही होगा, ये गलत है, ठीक है। सो राइट आंसर ऑप्शन डी, एमंड सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? राइट आंसर ऑप्शन डी, 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। अब आपने कमेंट में बताना है कि ये अपसौर की स्थिति है या फिर उपसौर की स्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है? राइट आंसर ऑप्शन डी, 4 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन डी, 149.6 मिलियन किलोमीटर दूरी है सूर्य से पृथ्वी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है? राइट आंसर ऑप्शन बी, भूमध्य रेखा पर। क्योंकि देखो सीधी सी बात, अगर उत्तरी ध्रुव के आसपास रहेगी तो वहाँ पर 6 महीने दिन रहेगा, और सूर्य वहाँ पर, अगर वहाँ पर उस दिशा में है, उत्तरी ध्रुव पर है, उत्तरी ध्रुव पर चमकेगा तो 6 महीने वहाँ पे दिन रहेगा, और दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने रात रहेगी, ठीक है। अगर दक्षिणी ध्रुव पर है तो वहाँ पे 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहेगी। अगर बीच में है, उत्तरी गोलार्ध में कहीं पे बीच में है इस पोजीशन में पृथ्वी की, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर पड़ रही हैं, तो वहाँ पर बड़ा दिन होगा, मकर रेखा पर छोटा दिन होगा दक्षिणी गोलार्ध में। सो ये कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा। बट भूमध्य रेखा जो बीचों बीच है पृथ्वी पर, पृथ्वी को बीच से काटती है, मतलब कि 2 भागों में डिवाइड करती है, वहाँ पर जब सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो वहाँ पर साल में 2 बार ऐसा टाइम होता है कि वहाँ पर दिन और रात समान होते हैं। एक तो आपका 21 मार्च और दूसरा आपका 23 सितंबर। इस 2 दिनों को पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि समान होती है, और कहाँ पर? भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? राइट आंसर ऑप्शन बी, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड के अंदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय हमें ऊर्जा की प्राप्ति किससे होती है? राइट आंसर ऑप्शन सी, सूर्य किरीट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपसौरिक और अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है, इसे क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, एप्साइड रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक सूर्य ग्रहण कब होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, अमावस्या के दिन होता है सूर्य ग्रहण और पूर्णिमा के दिन होता है चंद्र ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले सूर्य किस देश में निकलता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, किरीबाती एक देश है, वहाँ पर सूर्य सबसे पहले निकलता है। यहाँ पर काफ़ी लोग पता है जापान को देखकर भी कंफ्यूज होते हैं। जापान भी उन देशों में से एक है जहाँ पर सूर्य सबसे पहले निकलता है, बट सबसे फर्स्ट सूर्य निकलता है किरीबाती में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सूर्य सबसे पहले निकलता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन है, जापान को। और ये हमने हिस्ट्री के जब हिस्ट्री का टॉपिक था जापानी साम्राज्यवाद, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था। सूरज का, उगते सूरज का देश किसको कहा जाता है? सो जापान को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी से परावर्तित होकर जब किरणें चंद्रमा पर पड़ती हैं तो यह हल्के लाल रंग का दिखाई देता है, तब इसे क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, ब्लड मून कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण कब होता है? राइट आंसर ऑप्शन है, पूर्णिमा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में कितना समय लगता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, यानी कि लगभग 365 दिन और 6 घंटे। बट आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड का टाइम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगे समय को क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन है, सौर वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी ही धुरी पर 1 घंटे में कितनी डिग्री घूमती है? राइट आंसर ऑप्शन डी, 15 डिग्री घूमती है। मतलब कि अगर आपको इसको मिनट के हिसाब से डिवाइड करोगे तो लगभग 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाती है पृथ्वी। और जैसे ही ये जो घूमती है, इसी के कारण जो टाइम हमारा सेट करते हैं, सो वो टाइम भी चेंज होने को देखने को मिलता है। जैसे कि इंग्लैंड में जब टाइम आपका 12 बज रहे होते हैं तो आपके इंडिया में लगभग 5:30 के आसपास का टाइम हो रहा होता है। ठीक है, तो ये टाइम जो डिफरेंस देखने को मिलता है, ये हमें पृथ्वी जो अपनी धुरी पर घूमती है उसी के कारण हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेली बीड्स को किस दौरान देखा जा सकता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, पूर्ण सूर्य ग्रहण के दिन हम देख सकते हैं बेली बीड्स को। यहाँ पे अब बेली बीड्स क्या है वो देख लेते हैं। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य और चंद्रमा के बीच चंद्रमा के अनियमित किनारों से सूर्य की रोशनी घाटियों से होकर चमकती है, जिससे चमकीले प्रकाश बिंदुओं की एक माला दिखाई देती है, जो बेली बीड्स कहलाती है। और इसको एक डायमंड रिंग भी बोला जाता है। ठीक है, कहीं पर आपको एक क्वेश्चन में मिल सकता है कि डायमंड रिंग को किस दौरान देखा जा सकता है, सो उसी को बेली बीड्स कहा जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दिन इसे देखा जा सकता है और इन्हें फ्रांसिस बेली ने 1836 में पहली बार विस्तृत रूप से वर्णित किया था। सो जो फ्रांसिस बेली हैं उनके नाम पर इनका नाम पड़ा है बेली बीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? राइट आंसर ऑप्शन सी, 1 डिग्री प्रतिदिन। ठीक है, पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग 1 डिग्री प्रतिदिन की स्पीड से, इस गति से चक्कर लगाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलार्ध पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है। इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है कि राइट आंसर ऑप्शन है, पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है।
कितने टाइम के लिए दिखाई देता है? 21 जून को आपको बताना है। राइट आंसर ऑप्शन डी 24 घंटे, मतलब कि उत्तरी ध्रुव पर 21 जून के टाइम पे मतलब पूरे दिन ही रहता है, उस टाइम पे रात नहीं होती है। इसी कारण ध्रुवों पर आपको 6 महीने दिन और 6 महीने रात देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस तिथि को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी ए और बी दोनों, यानी कि विषुव की स्थिति यहाँ पे पूछ रहा है, ये इक्विनोक्स की स्थिति के बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन में। सो वो 2 टाइम पे होती है, 2 दिन होती है पूरे वर्ष के अंदर, 21 मार्च और 23 सितंबर को, जब सूर्य की किरणें सीधे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं और दिन और रात की अवधि समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें कहाँ पर सीधी पड़ती हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है? राइट आंसर ऑप्शन बी 6 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की धुरी है? राइट आंसर ऑप्शन है झुकी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी लगभग 7 ग्रहण हो सकते हैं एक साल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू मून परिघटना होती है? राइट आंसर ऑप्शन ए, जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो उस समय क्या होता है, ब्लू मून की परिघटना हमें देखने को मिलती है। मतलब कि एक मंथ में देखो स्टार्टिंग में पूर्णिमा आ गई और लास्ट में भी पूर्णिमा आ गई। सो एक ही मंथ में 2 पूर्णिमा आ गई हैं, तो उसको हम बोलेंगे, फर्स्ट वाली को तो हम पूर्णिमा बोलेंगे और सेकेंड वाली को हम ब्लू मून बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी कर्क रेखा कहा जाता है भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी मकर रेखा, मतलब कि उत्तर में है उसको कर्क रेखा, नीचे दक्षिण की ओर जाएंगे तो वहाँ पर मकर रेखा होगी, जस्ट ऑपोजिट होगी कर्क रेखा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के उत्तर में 66.5 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी आर्कटिक व्रत। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो आपको ऑलरेडी पता होगा, क्वेश्चन देख लेते हैं, भूमध्य रेखा के दक्षिण में 66.5 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी अंटार्कटिक व्रत, मतलब कि जो उत्तर में है उसको आर्कटिक व्रत और जो दक्षिण में है अंटार्कटिक व्रत उसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? राइट आंसर ऑप्शन बी कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थान का समय ज्ञात किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन है देशांतर के आधार पर। काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि अक्षांश के आधार पर होता है, नहीं, अक्षांश के आधार पर ऋतुएं होती हैं, जो हमारी ऋतु होती हैं वो अक्षांश के आधार पर होती हैं, बट जो हमारा देशांतर होता है उसके आधार पर समय ज्ञात किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? हमने पीछे ही पॉइंटर्स में देख लिया था, अब आपने बताना है फटाफट से कि 1 डिग्री देशांतर की दूरी को तय करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? राइट आंसर ऑप्शन सी 4 मिनट का समय लगता है, और पूरा 1 घंटे के अंदर 15 डिग्री देशांतर की दूरी को तय कर लेती है पृथ्वी। और यहाँ से आपको पता है, अगर 4 मिनट और ये 1 घंटे में 15 डिग्री आपको याद है, तो आपको एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन देगा ना कि अगर मैक्सिको के अंदर 1 बजा हुआ है तो भारत के अंदर कितना टाइम होगा, तो आपको अक्षांश पता होगा। अक्षांश कई बार एग्जामिनर देता भी है और कई बार नहीं भी देता है, तो आपको पता होगा मैक्सिमम देता ही है एग्जामिनर। अगर नहीं देगा तो ऐसे देगा कि इंग्लैंड का, क्योंकि 0 डिग्री वहाँ पे है ग्रीनविच में, आपको पता है, तो आपको पता होता है कि 0 डिग्री पर सबको ही पता है, तो वो नहीं देता एग्जामिनर। बट मोस्ट ऑफ द टाइम देता है कि 30 डिग्री देशांतर पर कोई व्यक्ति मौजूद है, वहाँ पर 1 बजे का टाइम हुआ है, और भारत के अंदर एक और व्यक्ति है, उसको टाइम कितना दिखाई देगा, मतलब वहाँ पर भारत के अंदर उस टाइम पे सेम टाइम पर कितना टाइम होगा। सो आप कैसे कैलकुलेट करोगे?
आप सबसे पहले उसमें 30 डिग्री में और 82.5 डिग्री में कितना डिफरेंस है वो देखोगे। उसके बाद आप 4 मिनट के हिसाब से सारी डिग्री को कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो आपका आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस भी आगे हम कवर करेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नोटबुक पेन लेके आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा ना। ऐसे ही आप सोचोगे कि 4 मिनट और 15 डिग्री ऐसे मैं दिमाग में कैलकुलेट करूँगा तो एग्जैक्ट आ जाएगा, नहीं। कई बार एग्जामिनर बहुत सिमिलर ऑप्शंस देता है और हम वो जो सिमिलर होता है, गलत होता है, उसको टिक करके आ जाते हैं। क्यों टिक करके आते हैं? क्योंकि हम माइंड में सोचते हैं कि फटाफट से कैलकुलेट कर लेंगे। नहीं, पहले नोटबुक से प्रैक्टिस करोगे तभी दिमाग भी उसी स्पीड से चलेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, गोरे कहा जाता है 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को। और कितनी दूरी होती है 2 देशांतरों के बीच में? लगभग 111 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, 22 दिसंबर को। और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? राइट आंसर ऑप्शन है 21 जून को। बहुत इजी है हमारे लिए गैस करना, क्योंकि हम उत्तरी गोलार्ध में हैं और सर्दी गर्मी के हिसाब से हम पता कर सकते हैं। गर्मियों में लंबा दिन होता है हमारे यहाँ और सर्दियों में छोटा दिन होता है। सो इस हिसाब से हम गैस कर सकते हैं बहुत ईजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन व रात छोटे बड़े क्यों होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव, इसके कारण होते हैं दिन और रात छोटे बड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है? राइट आंसर ऑप्शन ए, लगभग 5.5 घंटे आगे है भारत का समय ग्रीनविच मीन टाइम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की मध्य सतह से होकर जाने वाली वह अक्षांश रेखा जो उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव से बराबर दूरी पर होती है क्या कहलाती है? बहुत इजी क्वेश्चन है ये। राइट आंसर ऑप्शन सी, विषुवत रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्ण कटिबंध के भाग में मौसम रहता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, सदैव गर्म। देखो, एक तो आपका हो गया उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, इसमें डिवीज़न है। उसके बाद अक्षांशों के हिसाब से डिवीज़न हो गया आपका। उसके बाद देशांतरों के हिसाब से। अब हम बात करेंगे जो ये कटिबंध है, इसके हिसाब से भी डिवीज़न हुआ है। जैसे उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध। इन कटिबंधों के अंदर भी डिवीज़न हुआ है अर्थ का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपोष्ण कटिबंध भाग में कौन सा मौसम रहता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, कुछ महीने ताप अधिक तथा कुछ महीने ताप कम। मतलब कि तापमान कुछ महीने के लिए ठंडा रहता है, कुछ महीने के लिए गर्म रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतोष्ण कटिबंध में मौसम रहता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, ताप हमेशा कम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवीय कटिबंध में मौसम रहता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, ताप अत्यंत कम होता है। मतलब कि कम से भी ज़्यादा कम होता है, बहुत ज़्यादा कम यहाँ पे होता है। ध्रुव आपको पता है कि बिल्कुल बर्फ़ से ढके हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितने किलोमीटर की होती है? राइट आंसर ऑप्शन सी, 111 किलोमीटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं यानी कर्क, मकर, विषुवत गुजरती हो? राइट आंसर ऑप्शन बी, अफ्रीका महाद्वीप बहुत बड़ा है और आपको पता है कि अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा भी, मकर रेखा भी, विषुवत रेखा भी। और एक और चीज़, चारों गोलार्धों के अंदर ये आता है, चाहे उत्तरी हो, चाहे दक्षिणी हो, चाहे पूर्वी हो, चाहे पश्चिमी हो, सभी गोलार्धों के अंतर्गत महाद्वीप आता है ये अफ्रीका महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी, 1884 ईस्वी के अंदर किया गया अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण। और कहाँ पर किया गया? वाशिंगटन डीसी में अंतर्राष्ट्रीय मध्याह्न सम्मेलन के दौरान किया गया।
यह रेखा 180 डिग्री देशांतर के सहारे प्रशांत महासागर के मध्य से होकर गुजरती है और पृथ्वी पर तिथि परिवर्तन का आधार है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति निम्न में से किसके निकटतम है? राइट आंसर ऑप्शन डी 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा कहलाती है। राइट आंसर ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी याम्योत्तर रेखाओं के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती है ताकि, देखो आप सभी को पता है कि जो देशांतर होते हैं वो भी हमारे टेढ़े मेढ़े नहीं हैं। ठीक है। अक्षांश होते हैं वो भी टेढ़े मेढ़े नहीं हैं, जो कटिबंध होते हैं वो भी टेढ़े मेढ़े नहीं हैं, बट जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा है वो टेढ़ी मेढ़ी है। क्यों? इसका रीज़न क्या है? राइट आंसर ऑप्शन है कुछ भूमि क्षेत्रों एवं द्वीप समूहों को उसी कैलेंडर दिवस में रखा जा सके, इसी के लिए वो टेढ़ी मेढ़ी की गई है। कई जगहों पर इसको टेढ़ा मेढ़ा किया गया है, क्योंकि देखो देश ऐसा तो नहीं है कि वो बिल्कुल एक स्केल की लाइन में सीधी रेखा में बने हुए हैं, नहीं, वो देश नहीं बने हुए। कहीं पर देश आ जाता है, कोई द्वीप समूह आ जाता है तो उसको थोड़ा सा टेढ़ा करके लाइन को टेढ़ा मेढ़ा किया गया ताकि उस पूरे द्वीप में एक ही डेट रहे, दो डेट ना रहे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है क्योंकि इसका कारण है। राइट आंसर ऑप्शन सी कुछ देशों के विभिन्न भागों के दिन एवं समय को एक समान रखना। ये दोनों ही क्वेश्चन सेम हैं बट अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने दोनों ही क्वेश्चन रखे हैं, क्योंकि देखो ऑप्शंस भी तो अलग हैं यहाँ पे और क्वेश्चन भी डिफरेंट तरीके से पूछा गया है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डबल करके रखा। काफ़ी क्वेश्चन ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जिनके आंसर सेम है बट अलग अलग तरीके से अलग अलग एग्ज़ाम में वो पूछे गए हैं। सो आपको बताने के लिए, आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कराने के लिए ये क्वेश्चंस मैंने रखे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का कारण है। राइट आंसर ऑप्शन बी एल्यूशियन द्वीप समूह, ये है उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का विचलन का कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दिन के 12 बजे हों तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन बी 5:30 बजे होंगे, वो भी शाम के। ठीक है। यहाँ पे आपको ये चीज़ भी आपको डिग्री से कैलकुलेट करके निकालना है। आपने अलग से अपनी नोटबुक में आप खुद से प्रैक्टिस करो, फिर निकालो, आप देखो कि आपका आंसर क्या आ रहा है और आपने किस तरीके से निकाला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है? राइट आंसर ऑप्शन सी 24 समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रमाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी 82.5 डिग्री ईस्ट। और काफ़ी लोग बताएं एग्जाम में ऑप्शंस देखते नहीं है, बस जहाँ पर 82.5 डिग्री मिला वहाँ पे टिक कर देते हैं। ईस्ट और वेस्ट भी आपने ध्यान रखना है, क्योंकि जो भारत है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी इलाहाबाद के नैनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान का प्रमाणिक समय एवं स्थानीय समय लगभग एक समान है? राइट आंसर ऑप्शन बी नैनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वाधिक पूर्व एवं पश्चिम में स्थित स्थानों के स्थानीय समय में कितना अंतर आता है? राइट आंसर ऑप्शन सी 2 घंटे का अंतर आता है। मतलब कि अगर अरुणाचल प्रदेश के अंदर 4 बजे हुए हैं तो गुजरात के अंदर अभी 2 ही बजे हुए हैं। मतलब सूर्य वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में जब उगता है उसके 2 घंटे बाद गुजरात में सूर्योदय होगा। ठीक है। सो 2 घंटे का अंतर आता है। और अभी जो वैज्ञानिक है वो सोच भी रहे हैं कि भारत के अंदर भी 2 टाइम जोन हो, तो देखते हैं जब भी चेंज होता है। नहीं होता है तो आपको यही पढ़ना, होता है तो आपको अपडेट करना पड़ेगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से कितनी बार विचलित होती है? राइट आंसर ऑप्शन है 4 बार।
ये भी आपको टोटल याद रखना है कि कितनी बार टेढ़ा मेढ़ा उसको किया गया है, 4 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री या में उत्तर के अंतर करती है जिससे कि वह, राइट आंसर ऑप्शन ए, एक ही प्रशासन के अंतर्गत द्वीप समूह को विभाजित न करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी स्थान का स्थानीय मानक समय ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे है तो वह स्थान कहाँ स्थित होगा? राइट आंसर ऑप्शन सी, 180 डिग्री ईस्ट में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविच पर समय मध्याह्न 12 बजे है 50 पूर्वी देशांतर पर, यानी 50 डिग्री कर लीजिए यहाँ पे, 50 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित एक समय का स्थान क्या होगा? देखो मतलब ये बता रहा है कि ग्रीनविच पर जहाँ पर 0 डिग्री है वहाँ से जो टाइम है वहाँ से शुरू होता है, और जो पूर्व की ओर अगर हम जाते हैं, ईस्ट की तरफ जाते हैं तो वो बढ़ता है, और अगर हम वेस्ट की तरफ जाएं तो वो घटता है। बट यहाँ पे पूर्वी पूछ रहा है, यानी ईस्ट की तरफ हमने जाना है, वो भी 50 डिग्री जाना है हमने, ठीक है। सो 1 डिग्री 4 मिनट में, 15 डिग्री कितने मिनट के अंदर होता है? 1 घंटे के अंदर, ठीक है। सीधे सीधे आप 30 तो ऐसे कर लो, 15 तो ये 45 होता है, तो आप 15 यानी 3 घंटे 20 मिनट का टाइम आपको यहाँ पे लगेगा, ठीक है। 5 डिग्री बचा, 5 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि देखो 15 डिग्री के हिसाब से बात करेंगे तो 15 तो ये 45, यानी 3 घंटे के अंदर 45 डिग्री हो चुका। उसके बाद 5 डिग्री बचा, 5 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 मिनट, यानी टोटल हो जाएगा 20 मिनट। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शाम के 3:20 का टाइम, ठीक है। और यहाँ पे 12 बज रहे थे दोपहर के, यानी 12 PM हो रहा था। सो यहाँ पे होगा 3:20 PM। यहाँ इस तरीके से आपने निकालना है। मान लो कि यहाँ पे 60 डिग्री होता, 60 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो आपको करना पड़ता 15 चौके 60, तो 4 घंटे हो जाते टोटल के टोटल। इस हिसाब से आपने निकालना है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं, बहुत ईजी मैथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ग्रीनविच यानी 0 डिग्री देशांतर पर रात्रि के 12 बजे यानी 12 AM हो रहे हैं, तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित काहिरा में क्या समय होगा? अब यहाँ पे देखो 2 घंटे आगे होगा ना, राइट। सो राइट आंसर ऑप्शन ए, 2 बजे रात्रि के 12 बज रहे थे 0 डिग्री देशांतर पर, और काहिरा में बज रहे हैं 2, और भारत में कितने बज रहे हैं? 5:30 AM बज रहे हैं, यानी 5:30 AM। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर 2 स्थानों की स्थिति के अनुदैर्घ्य का अंतर 15 डिग्री है, स्थानीय समय में कितने समय का अंतर होगा? राइट आंसर ऑप्शन है 1 घंटे का अंतर होगा, क्योंकि 1 डिग्री पृथ्वी 4 मिनट में घूमती है, तो 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, तो टोटल 15 डिग्री घूम जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 स्थानों के बीच समय में अंतर 2 घंटे 20 मिनट का है तो देशांतर में अंतर होगा। देशांतर में अंतर आपने करना है, यहाँ पे 2 घंटे यानी 30 डिग्री, और 20 मिनट्स का मतलब यहाँ पे आपका होगा 5 डिग्री, यानी टोटल 35 डिग्री। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, 35 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? राइट आंसर ऑप्शन बी, 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की बात हो रही है, टाइम की बात नहीं हो रही है। बार बार मैं ये चीज़ कह रही हूँ, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा है, ना कि समय रेखा। समय रेखा है, ग्रीनविच को मानक समय रेखा बोला गया है, माना गया है, जो कि 0 डिग्री पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविच किस देश में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी, यूके के अंदर स्थित है। यहाँ पे एक वेधशाला है, वेधशाला को सेंटर माना गया है, वहाँ से 0 डिग्री को निकाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, 4 मिनट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? राइट आंसर ऑप्शन सी, 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है, यह कथन गलत है, बाकी सही है। कथन देख लेते हैं। यह एक काल्पनिक रेखा है, क्योंकि पृथ्वी पर ऐसी कोई रेखा अंकित नहीं है, ये जस्ट हमने मैप पे अंकित की है, हमने ये काल्पनिक रेखा बनाई है,
ठीक है, पृथ्वी पर ऐसी कोई रेखा नहीं थी। नेक्स्ट है बेरिंग सागर में यह पश्चिम की ओर मोड़ी गई है, बिल्कुल ठीक है। न्यूजीलैंड एवं फिजी द्वीप समूह को एक साथ रखने के लिए दक्षिणी प्रशांत महासागर में यह रेखा पूर्व की ओर मोड़ी गई है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किस एक में घड़ी का समय अन्य 3 नगरों की घड़ी के समयों के समान नहीं होता। राइट आंसर ऑप्शन सी अदीस अबाबा इथोपिया में है, वहाँ पर एक समान नहीं होता। बाकी पता है ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 0 डिग्री जो देशांतर है वहाँ पर लंदन में यूके स्थित है, यूके के अंदर लंदन स्थित है, ठीक है। सो उसकी सेम उसी रेखा के आसपास है लिस्बन जो कि पुर्तगाल में है, और अकरा यानी घाना वो भी उसी के आसपास है। तो आपको याद पता है क्या करना पड़ेगा कि जो ग्रीनविच मीन टाइम रेखा है उसके आसपास कौन से देश स्थित हैं, उस रेखा पर कौन से देश स्थित है, ठीक है। सो उनकी संख्या भी आगे मैं आपको बताऊंगी, उनके नाम भी मैं आपको बताऊंगी, वो आप नोट भी कर लेना, बुक में भी दिए हुए हैं। सो उसी से इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर कि बाकी 3 जगहों का टाइम सेम है बट किस एक का अलग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब ग्रीनविच में मध्याह्न है एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे साय है, निम्नांकित में से वह कौन सा याम्योत्तर जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है। मतलब कि ग्रीनविच पर है मध्याह्न यानी 12 बजे हुए हैं, और एक जगह है जहाँ पर 5 बजे हुए हैं, यानी कि 75 डिग्री होगा। 5 को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 डिग्री होगा। सो यहाँ पे आंसर आएगा 75 डिग्री ईस्ट यानी पूर्व की ओर, क्योंकि पूर्व की ओर आपको पता है टाइम बढ़ता है और जो पश्चिम है उसकी ओर टाइम घटता है। अगर यहाँ पे 5 बजे मॉर्निंग के देता तो हमारा डिग्री भी चेंज हो जाता और यहाँ पे पश्चिम भी हो जाता, बट यहाँ पे अभी मध्याह्न के बाद शाम को 5 बजे यानी टाइम बढ़ा है, कम नहीं हुआ है, ठीक है। इसलिए 75 डिग्री पूर्व इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह है। राइट आंसर ऑप्शन बी 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। देखो मैंने काफ़ी क्वेश्चन ऐसे सेम करा दिए, बहुत अच्छे से हर बार हर एक क्वेश्चन में मैंने समझाया है। इसका मतलब है आप लोगों को समझ आ गया होगा और इस टाइप के क्वेश्चंस में अब आप बिल्कुल भी गलती नहीं करोगे। राइट, बिल्कुल सही कह रही हो ना। कमेंट में ज़रूर बताना कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गए हैं, याद हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 शहरों जिसमें शहर 1 30 डिग्री नॉर्थ 60 डिग्री ईस्ट और शहर बी 30 डिग्री नॉर्थ और 80 डिग्री ईस्ट के बीच कालांतर है। राइट आंसर ऑप्शन है 80 मिनट होगा। कैसे हुआ है ये आपने नोटबुक और पेन में आपने सोल्व करके देखना है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस मैं ऐसे करा चुकी हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है। राइट आंसर ऑप्शन डी 360 है। और एक और चीज़, कहीं कहीं पर आपको ये 359 यानी 359 भी मिल सकती है, और कहीं पर आपको 360 और कहीं पर आपको 361 भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। मेजरली ऑप्शन में आपको 360 ही मिलेगा। अब ये देखो रेखाएं कम ज़्यादा क्यों हो रही हैं, क्योंकि आपको पता है कि 180 डिग्री ईस्ट में भी आएगा और 180 डिग्री वेस्ट में भी आएगा। तो कुछ लोग पता है क्या करते हैं, उस 180 डिग्री को एक ही रेखा मानते हैं, ठीक है। कुछ वैज्ञानिक उसको एक ही रेखा मानते हैं, इसलिए 2 रेखाओं को एक में मर्ज करने से हो गया आपका 359। और 361 कैसे होगा, इन दोनों रेखाओं को तो अलग अलग माना ही है, प्लस में 0 डिग्री वाली रेखाओं को भी प्लस कर दिया है, तो 361 वो बन गया है। इस टाइप से आपको अलग अलग आंसर मिल सकते हैं, बट अगर आपको ऑप्शंस में 360 दिया हुआ है तो आप 360 को ही टिक करो, चाहे बाकी ऑप्शन आपको जो भी मिलता है आपने उन पर ध्यान ही नहीं देना है। बट अगर 360 नहीं है फिर आपने देखना है कि 359 या 361 में से कौन सा ऑप्शन है, उसको टिक करना है। क्लियर है, कोई कन्फ्यूज़न है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती हैं। राइट आंसर ऑप्शन है अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। राइट आंसर ऑप्शन भी देशांतर रेखा। देखो आपको पता है कि भूमध्य रेखा पृथ्वी को बीचों बीच काट रही है बीच में से, तो उसके समानांतर जो रेखाएं हैं वो अक्षांश कहलाएंगी, और जो खड़ी रेखाएं हैं, ठीक है, जो उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही हैं, उत्तर से दक्षिणी ध्रुव को मिला रही हैं, उनको देशांतर रेखाएं बोलते हैं,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? राइट आंसर ऑप्शन है ग्रीनविच से होकर गुजरती है, जो कि यूके के अंदर है, यानी यूनाइटेड किंगडम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है? राइट आंसर ऑप्शन बी 0 डिग्री देशांतर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है? राइट आंसर ऑप्शन सी 90 डिग्री अक्षांश। देखो, अक्षांश रेखाओं की जो संख्या है वो 90 है। अक्षांश रेखा कभी भी आपको 91 देखने को नहीं मिलेगी। उसी तरीके से जो देशांतर है उनकी जो आपको जो मेजरमेंट है वो कभी भी 180 डिग्री से ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि देशांतर रेखाएं 360 हैं, बट वो उत्तर से पूर्व, पूर्व से पश्चिम की ओर डिवाइड कर दी गई है ना, सो उस हिसाब से 180-80 में बट गई हैं। बट जो ध्रुव की ओर ये अक्षांश है ये टोटल 180 हैं, ये भी हाफ हाफ में डिवाइड हो गए, तो कभी भी 91 या 92 या फिर 180 नहीं कहलाएंगी। ये 90 डिग्री तक ही है, यानी 0 से लेकर 90 उत्तर की ओर, 0 से लेकर 90 डिग्री दक्षिण की ओर ये जाती हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? राइट आंसर ऑप्शन बी नेपाल से। नेपाल से नहीं गुजरती है, बाकी म्यांमार, बांग्लादेश, चीन, भारत से होकर गुजरती है। देखो, आप लोगों को एक चीज़ याद करनी है कि कर्क रेखा, मकर रेखा और जो ग्रीनविच टाइम रेखा है वो किन किन देशों से होकर गुजरती है। साथ में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ये किन किन देशों से होकर गुजरती है, इनके सब के नाम आपको जुबानी याद होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें से कोई भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन किन देशों से होकर मकर रेखा गुजरती है? राइट आंसर ऑप्शन डी सभी के सभी, यानी 1, 2, 3, 4 सभी देशों से होकर मकर रेखा गुजरती है। देश हैं ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चिली, नामीबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? राइट आंसर ऑप्शन बी मैक्सिको। मैक्सिको से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती, बाकी केन्या, इंडोनेशिया, ब्राज़ील से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वृहत व्रत का उदाहरण है? राइट आंसर ऑप्शन सी भूमध्य रेखा का उदाहरण है। भूमध्य रेखा उदाहरण है वृहत व्रत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परस्पर दो देशांतर के बीच दूरी सबसे अधिक कहाँ होती है? राइट आंसर ऑप्शन सी विषुवत रेखा पर परस्पर दो देशांतर के बीच सबसे अधिक दूरी होती है। डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे अधिक दूरी बता दिया मैंने, जो लगभग 111.32 किलोमीटर या फिर 69.172 मील होती है। आपको जस्ट किलोमीटर ही याद रखना है, और अगर आपको मेमोरी अच्छी है तो आप मील भी याद करो, ठीक है। और ध्रुवों की ओर बढ़ने पर यह दूरी कम हो जाती है और ध्रुवों पर यह शून्य हो जाती है, क्योंकि सभी देशांतर रेखाएं वहीं मिलती हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? राइट आंसर ऑप्शन डी लिम्पोपो नदी है अफ्रीका की, जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल डमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? राइट आंसर ऑप्शन बी बेरिंग जल डमरू मध्य है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा उसके सर्वाधिक निकट स्थित है। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है? राइट आंसर ऑप्शन बी प्रशांत महासागर से होकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर की भौगोलिक स्थिति है? क्योंकि देखो 0 डिग्री अक्षांश और देशांतर कहीं ना कहीं पर तो ये टकराएंगे, आप सभी को पता है। कहाँ पर टकराएंगे वो लोकेशन भी आपको पता होनी चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन सी दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, ठीक है। डिटेल में बात करें, 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर की भौगोलिक स्थिति दक्षिण अटलांटिक महासागर में गिनी की खाड़ी में पड़ती है, जहां भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश और प्रधान मध्याह्न रेखा 0 डिग्री देशांतर एक दूसरे को काटती है, ठीक है। यह एक काल्पनिक स्थान है जिसे अक्सर कंप्यूटर मैपिंग में नल आइलैंड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस स्थान पर कोई भूभाग नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका की कांगो नदी 2 बार काटती है?
राइट आंसर ऑप्शन सी, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है कांगो नदी। और पीछे हम बात कर रहे थे कि जो लिम्पोपो नदी है वो भी अफ्रीका की नदी है और वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? बार बार मैं रिपीट कर चुकी ये क्वेश्चन तो। राइट आंसर ऑप्शन है भूमध्य रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका मिलान गलत किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी, 2 और 3 का मिलान गलत है। बता रहा है कि सेकंड में है मकर रेखा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, बिल्कुल गलत है। ये है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है। और जो फोर्थ है दक्षिणी ध्रुव व्रत, ये आपका जो दक्षिणी ध्रुव व्रत है ये आपको 0 डिग्री पर मिलेगा ना, 90 डिग्री पर, मतलब कि 0 डिग्री तो भूमध्य रेखा हो गया ना। सो दक्षिणी ध्रुव व्रत है वो 90 डिग्री पर आपको देखने को मिलेगा, 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका में निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती? राइट आंसर ऑप्शन बी, बोलीविया से होकर नहीं गुजरती है, बाकी चिली, ब्राज़ील, पैराग्वे से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन सी, कोपरनिकस। वरना पहले जो हमारे प्राचीन भारतीय थे, जब उनको पता नहीं था तब पता है वो क्या मानते थे कि जो सूर्य है वो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। ठीक है। बट बाद में इस सिद्धांत के, कोपरनिकस के सिद्धांत के बाद पता चला कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के लिए लगने वाले समय की गणना करने वाले प्रथम भारतीय भूगोल शास्त्री कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन सी, भास्कराचार्य जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण, राइट आंसर ऑप्शन डी, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है, इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता कोई भी कृत्रिम उपग्रह। ठीक है। और यहाँ पर काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि गुरुत्वाकर्षण ऑप्शन में होता तो वो टिक करते हैं। देखो, गुरुत्वाकर्षण से तो वो पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, तो वो कोई भी चीज़ पृथ्वी के अंदर आएगी तो वो उसको ज़ोर से खींचती है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो यहाँ पर वो क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि पर उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल अयनांत को देखा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन है 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि पर दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल अयनांत को देखा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन है 22 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि पर दक्षिणी गोलार्ध में शीतकाल अयनांत को देखा जाता है? जस्ट ऑपोजिट कर दो आप, जिस तरीके से छोटा दिन और बड़ा दिन कर रहे थे उसी हिसाब से। राइट आंसर ऑप्शन डी 21 जून को। ये गैस करना बहुत ईजी है क्योंकि हम उत्तर गोलार्ध में रह रहे हैं और हमें सर्दी गर्मी का पता है। गर्मियों में जून के अंदर गर्मी होती है और यहाँ पे दिसंबर के अंदर सर्दी ही होती है। सो हम उत्तर में, दक्षिण में जस्ट अपोजिट होगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन है उत्तरी और पूर्वी। देखो, काफ़ी क्वेश्चंस मैंने बहुत इजी रखे हैं, काफ़ी बहुत हार्ड भी रखे हैं, काफ़ी बहुत अलग भी रखे हैं। आपके लिए सब टाइप के क्वेश्चंस हैं। और बाकी मैं जहाँ तक मेरा ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है, मुझे सारे क्वेश्चंस ही बहुत इजी लग रहे हैं। ठीक है। सो आपका मुझे नहीं पता, बट ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है, आप रट्टा बिना मारे भी इसको बहुत अच्छे से याद कर सकते हो क्योंकि ज्योग्राफी रियल है, हमारे आसपास है, हम उसको पढ़ सकते हैं एग्जाम्पल्स के साथ, एक स्टोरी के साथ रिलेट करके पढ़ सकते हैं। बट रट्टा मारोगे ना तो आपको हिस्ट्री से भी ज़्यादा बोरिंग लगेगी ज्योग्राफी। ठीक है। हालांकि दोनों ही बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी 22 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसंत ज्वार तब आते हैं जब? राइट आंसर ऑप्शन है चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं जब वसंत ज्वार आते हैं। और ये किस चीज़ की स्थिति है? सिजगी की स्थिति है, यानी युति व्युति की स्थिति है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु सामान्यतः गर्म होती है क्योंकि ये डैश क्षेत्र के आसपास स्थित होते हैं।
राइट आंसर ऑप्शन डी, भूमध्य रेखा के आसपास होते हैं। और आप सभी को पता है भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा टाइम के लिए प्रकाश होता है। ठीक है, पृथ्वी जैसे भी घूमती है बट वहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइम पर तक गर्मी ही रहती है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है? राइट आंसर ऑप्शन ए, मिल्टन मिलन कोलिच ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी, सौर किरणित ऊर्जा यानी सौर विकिरण खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। जो कि जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांत उनसे संबंधित नहीं है। बाकी जो संबंधित है वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। कई बार आप ऑप्शन वही देखते हो जो कि करेक्ट है, बट जो संबंधित है वो तो देख लो। सबसे पहला है पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की त्रियकता यानी झुकाव, पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रिता, ठीक है, विषुव अयन यानी पृथ्वी की सूर्य से अपसौर और उपसौर की स्थिति, ये जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यह किसका मत था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है? राइट आंसर ऑप्शन डी, बी और सी दोनों यानी ब्रह्मगुप्त और आर्यभट्ट दोनों का मत था। लेकिन जो सिद्धांत प्रस्तुत किया वो किया था कोपरनिकस ने कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिदीप्ति का व्रत पृथ्वी को कौन से 2 गोलार्धों में विभाजित करता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, दिन और रात 2 गोलार्धों के अंदर विभाजन करता है। देखो हमने अभी इस वीडियो के अंदर कितने विभाजन देख लिए, उत्तरी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय, शीत कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध। उसके अलावा दिनों रात, सर्दी गर्मी, वसंत ऋतु, ये हमने काफ़ी सारे देख लिए। बाकी आगे भी देखते हैं और क्या क्या डिवीज़न हो सकते हैं, हर हिसाब से हो सकते हैं, जैसे पर्वतों के हिसाब से, मैदान के हिसाब से और टाइम के हिसाब से बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, बहुत सारे भाग हो सकते हैं। हमें सारे भाग पढ़ने हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग क्या कहलाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रछाया कहलाता है। जो सबसे काला भाग होता है वो प्रछाया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी वृहद ज्वारों में सबसे ऊंचा ज्वार किस समय घटित होता है? राइट आंसर ऑप्शन है, विषुव के साथ पूर्णिमा या अमावस्या को। ठीक है, सबसे जो ऊंचा ज्वार होता है वो विषुव के समय यानी इक्विनोक्स के समय पूर्णिमा और अमावस्या के टाइम पे घटित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार उत्पन्न होने का कारण है? राइट आंसर ऑप्शन सी, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। देखो जो ज्वार भाटा है वो भी ग्रहण से संबंधित है, इस टॉपिक के अंतर्गत आता है, इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा महाद्वीप पृथ्वी के उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी, अफ्रीका। अफ्रीका जो महाद्वीप है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया पीछे ही कि उत्तरी में भी, दक्षिणी में भी, पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध सभी के अंतर्गत ये स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिहेलियन की अवस्था में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी होती है? राइट आंसर ऑप्शन बी, 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। जब उपसौर की स्थिति होती है उसी को पेरिहेलियन बोलते हैं, और जब अपसौर की स्थिति होती है, जब पृथ्वी अधिकतम दूरी पर होती है सूर्य से, तब होती है 15.21 करोड़ किलोमीटर की दूरी। ठीक है, न्यूनतम होती है तो उपसौर होता है और अधिकतम होती है तो अपसौर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कटिबंध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, शीतोष्ण कटिबंध के अंदर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इसीलिए यहाँ पे कम तापमान कम रहता है, हमेशा कम रहता है, लेकिन अत्यंत कम नहीं रहता। ठीक है, अत्यंत कम ध्रुवीय कटिबंध में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में कितने समय जोन की व्यवस्था की गई है? देखो आपको बताया गया कि हर 1 डिग्री 4 मिनट का अंतर पैदा करती है, क्योंकि 4 मिनट की स्पीड से पृथ्वी का जो घूर्णन है वो हो रहा होता है। ठीक है,
सो उसी हिसाब से ऑस्ट्रेलिया एक बड़ा देश है, रूस उससे भी बड़ा है लंबाई के अंदर। इस टाइप से अगर हम देखें पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई बहुत ज़्यादा है, राइट। सो उस हिसाब से टाइम जोन भी अलग अलग होंगी, क्योंकि आप सोच के देखो रूस कितना बड़ा है, ऑस्ट्रेलिया कितना बड़ा है, तो पूरे महाद्वीप के अंदर एक ही टाइम से सब देश चलेंगे तो फिर तो बहुत सारी गड़बड़ होगी। पता चले एक जगह सुबह हो रही है फिर भी दोपहर के 12 बजे हुए, एक जगह रात हो रही है फिर भी दोपहर के 12 बजे हो रहे हैं। बताओ किस टाइम से फिर उनका सारे रूटीन मेंटेन होगा, नहीं होगा ना। सो इसी हिसाब से समय जोन की व्यवस्था होती है। सो ऑस्ट्रेलिया के अंदर टोटल 3 समय जोन हैं। उसके अलावा रूस में सबसे ज़्यादा 11 हैं और अमेरिका का भी हम बात करेंगे 7 है या 8 है, अभी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, बाकी मैं आगे बता दूंगी, आपने अभी नोट नहीं करना है, ठीक है। सो समय जोन की व्यवस्था है और डिटेल में मैंने आपको पढ़ा ही दिया, यहाँ पर ही दिया हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 9 समय जोन हैं और रूस में 11, ऑस्ट्रेलिया में 3 समय जोन है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर देशांतर के बीच की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। राइट आंसर ऑप्शन भी घटती है, क्योंकि लास्ट में देशांतर आपको देखने को मिलेंगे ना, बिल्कुल एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं, एक 0 पॉइंट बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 180 डिग्री देशांतर रेखा को कहाँ पर पश्चिम की ओर मोड़ा गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी, बेरिंग सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थान का अक्षांश कितने डिग्री से अधिक नहीं हो सकता है। राइट आंसर ऑप्शन ए, 90 डिग्री से, और देशांतर 180 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है। राइट आंसर ऑप्शन डी, 13 देशों से होकर गुजरती है। बुक में ल्यूसेंट में साफ साफ नाम दिया हुआ है, आपने वहाँ से नोट करना है और याद करना है। और जो मकर रेखा है वो 10 देशों से होकर गुजरती है टोटल, और जो कर्क रेखा है वो 17 देशों से होकर गुजरती है। उसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है उसके भी जो देश हैं वो भी आपने अलग से नोट करने हैं और फिर याद करना है, ठीक है। बुक में लिखा हुआ है वो बहुत बढ़िया है, बट आप खुद नोट करोगे तो आपके दिमाग में कुछ घुसना शुरू होगा, ठीक है। जस्ट पढ़ने से वो एक बार के लिए याद होगा, कुछ टाइम बाद आपको रिवीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। रिवीजन नोटबुक में भी करना पड़ेगा, बट वो तुरंत याद हो जाएगा। बुक में से पढ़ोगे फिर आपको लगेगा सब कुछ न्यू है, पहले पढ़ा था बट बहुत न्यू है, बुक कैसे कंप्लीट करें, नहीं होगे वो कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 2025 कब मनाया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी, 22 अप्रैल को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 2025। 2025 की थीम है हमारी शक्ति हमारा ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आकृति कैसी है। राइट आंसर ऑप्शन बी, चपटा गोलाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जी का मान सबसे कम कहाँ होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी, भूमध्य रेखा पर। और अगर हम जी के मान की बात करें, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण को यहाँ पे जी से डिनोट किया हुआ है। सो जी का मान त्वरण 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यहाँ पे 2 है मतलब कि सेकेंड स्क्वायर है। जी का मान अधिकतम ध्रुवों पर होता है, ठीक है, यानी सबसे कम भूमध्य रेखा पर है, सो ध्रुवों पर सबसे अधिकतम होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जी का प्रमाणिक मान कितना है, अभी हमने पीछे ही देखा। राइट आंसर ऑप्शन डी, 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के दैनिक घूर्णन की अधिकतम गति कहाँ होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी, भूमध्य रेखा पर। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। पृथ्वी की धुरी पर घूमने की गति 1600 किलोमीटर प्रति घंटा है। भूमध्य रेखा पर घूर्णन की गति सबसे अधिक है, 1670 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और इट मीन्स ध्रुवों पर सबसे कम गति होगी। सो कम गति आपने इतना ही याद रखना है, डिजिट याद नहीं करनी है, बाकी ये याद रखना है कि घूर्णन की सबसे कम गति ध्रुवों पर होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है। राइट आंसर ऑप्शन डी, 6 × 10⁻24 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करना बंद कर दे तो क्या होगा। राइट आंसर ऑप्शन है, वर्तमान की भांति दिन और रात नहीं होंगे अगर घूर्णन करना बंद हो गया तो,
ठीक है। पृथ्वी का आधा हिस्सा सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आ जाएगा और अत्यधिक गर्म हो जाएगा। दूसरे आधे हिस्से को सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी और अत्यधिक ठंड हो जाएगी और बर्फ़ जमी रहेगी, जैसा ध्रुवों पर होता है, यानी आधे टाइम बर्फ़ होती है, आधे टाइम वहाँ पे सूर्य चमक रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी, ग्रीन प्लैनेट। आपने ये पढ़ा कि ब्लू प्लैनेट बोलते हैं पानी की वजह से, क्योंकि पृथ्वी पर पानी बहुत ज़्यादा यानी 71% पाया जाता है। बट पृथ्वी को ग्रीन प्लैनेट भी बोला जाता है, क्यों? एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है ग्रीन प्लैनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? राइट आंसर ऑप्शन ए, 109 गुना बड़ा है सूर्य का आकार पृथ्वी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा द्वारा एक पूर्ण परिक्रमा में किया गया कार्य बराबर है? राइट आंसर ऑप्शन ए, 0 के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी ग्लोब जैसी गोल है, नीचे दिए गए किस देश के व्यक्ति पृथ्वी पर हमारे सापेक्ष उल्टे खड़े हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, अर्जेंटीना। ये भी आपने याद रखना है, हमारे यानी हम भारत में हैं तो हमारे जस्ट सापेक्ष उल्टे कौन खड़े हैं? अर्जेंटीना में जो लोग रह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले किसने बताया कि पृथ्वी गोल है और यह आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है? राइट आंसर ऑप्शन डी, पाइथागोरस ने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी गोल है और यह आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। और कब दिया था ये विचार उन्होंने, कब बताया था ये? लगभग 500 ईसा पूर्व में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बताया कि पृथ्वी नारंगी के बजाय नाशपाती के समान है? राइट आंसर ऑप्शन सी, जेम्स जिन ने बताया कि पृथ्वी नारंगी के बजाय नाशपाती के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए, 179। हिंदी में थोड़ी कन्फ्यूज़न होती है, सबको ही होती होगी, 79, 89, 69, 59 इन सब में। सो 179। देखो यहाँ पर अगर 180 ऑप्शन में होता तो 180 टिक करते, बट अगेन जैसे मैंने देशांतर का क्लियर किया था, सो आपको यहाँ पे 180, 179, 181 अक्षांश रेखाएं देखने को मिल सकती हैं। पता है क्यों? 179 बाद में बताऊंगी, पहले 181 की बात करते हैं। 181 में पता है क्या हुआ? 90 डिग्री, 0 से लेकर 90 तक 90 डिग्री हो गया उत्तरी अक्षांश में। 90 डिग्री 0 से लेकर 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश हो गया। 90 और 90 180। और जो 0 डिग्री है उसको भी कुछ लोग, कुछ वैज्ञानिक 0 डिग्री को भी काउंट करते हैं, सो वो हो जाएगा 181। लेकिन कुछ लोग पता है क्या करते हैं, जो ध्रुव हैं दोनों ध्रुवों को एक मानते हैं, ठीक है, दोनों ध्रुवों को एक मानते हैं और 0 डिग्री को बिल्कुल नहीं गिनते हैं। तो वो 0 से 90 होगा, 90 और 90 180, और ध्रुवों को भी एक माइनस कर दो, 90 डिग्री को भी वो सिर्फ बिंदु मानते हैं, वो बिंदु भी आप गायब कर दो, ठीक है। सो यहाँ पे क्लियर है कि आप बिंदु को कम कर दोगे तो 0 से लेकर 89 हो जाएगा, और नीचे भी 0 से लेकर 89 हो गया। और यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी, मैंने बताया कि जो 0 डिग्री उसको माइनस कर दो, उसको माइनस नहीं करना है, उसको काउंट करना है, ठीक है। सो बिंदु बिंदु घटा दिए हैं कुछ वैज्ञानिकों ने, और 0 को भी काउंट किया, 1 से लेकर 89 तक को भी काउंट किया, उत्तरी और दक्षिणी दोनों को। सो 179 वहाँ पे टोटल आ गई हैं आपकी रेखाएं। क्लियर है? 2 बिंदु घटे, एक 0 प्लस हुआ, 0 डिग्री वाला प्लस हुआ, तो 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1 बचेगा, और 180 में से 1 माइनस करोगे तो 179 बचेगा। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 179। बट अगर आपको ऑप्शन में 179, 181 और 180 मिले तो आपने 180 को ही टिक करना है, ठीक है। क्लियर है इतना? कोई कन्फ्यूज़न हो दोबारा सुन लो इस वीडियो को, फिर भी क्लियर नहीं है कमेंट कर दो, मैं दोबारा समझा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट शहर कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन है क्वीटो। क्वीटो इक्वाडोर की राजधानी है। इक्वाडोर जो है एक देश है, उसकी राजधानी क्वीटो है, और भूमध्य रेखा के बहुत करीब स्थित है, लगभग 0.2 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर। कई बार आपको पता है ऑप्शंस में क्वीटो नहीं मिलता है,
वहाँ पर आपको सिंगापुर मिलेगा, कोई और ऑप्शन मिलेगा, बट क्वीटो नहीं मिलेगा। तो देखो सिंगापुर भी भूमध्य रेखा से बहुत करीब है, बट फर्स्ट पे है क्वीटो, सेकंड पर आता है सिंगापुर जो लगभग 1.3 डिग्री उत्तर अक्षांश पर है, जो दूसरा सबसे निकटतम शहर है। मतलब कि आपको पहला दूसरा दोनों पता होना चाहिए। कई बार एग्जामिनर फर्स्ट ऑप्शन नहीं देता है, बस सिंगापुर दे देगा, तो राइट आंसर होगा सिंगापुर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? राइट आंसर ऑप्शन बी, 8 राज्यों से गुजरती है। और इससे संबंधित जो क्वेश्चन है, जब हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे तब हम विस्तार से पढ़ेंगे। अभी हम विश्व का पढ़ रहे हैं तो सारे देशों का थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है। सो 8 राज्यों की बात करें भारत के जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है, वो हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब तक जो क्वेश्चंस देखे गए हैं, इस क्वेश्चन से संबंधित भी और क्वेश्चंस बने हैं जो देखे गए वो किस टाइप के हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया, निम्न में से कौन सा राज्य ऐसा है जहाँ से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है? ठीक है, 3 तो यही राज्य ऑप्शंस में दे दिए जो मैंने पॉइंटर में बताए हुए हैं, और एक कोई अलग दे दिया। या फिर सेम क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया कि निम्न में से कौन सा राज्य ऐसा है जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है? एक ऑप्शन इनमें से दे दिया और 3 अलग दे दिए। बताओ, तो आपको ये 8 राज्यों के नाम पता होने चाहिए ना? बिल्कुल पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर व 30 डिग्री दक्षिण का भाग क्या कहलाता है? राइट आंसर ऑप्शन है उष्णकटिबंध कहलाता है। यह सदैव गर्म रहता है। देखो यहाँ पर काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि 0 से लेकर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो कि कर्क रेखा है वहाँ तक उष्णकटिबंध रहता है। उष्णकटिबंध वहाँ तक भी रहता है, बट टोटल ये 0 से 30 डिग्री तक रहता है। ठीक है, इनका जो डिग्री है वो अलग है, जो अक्षांश है उनकी डिग्री अलग है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत रेखा से 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तर तथा 30 डिग्री से 45 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच का भाग क्या कहलाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, उपोष्ण कटिबंध। देखो जो उष्ण कटिबंध था वो हमेशा गर्म रहता है, और जो उपोष्ण कटिबंध है उसमें कुछ महीने गर्मी रहती है, कुछ महीने सर्दी रहती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत रेखा से 45 डिग्री से 66 डिग्री उत्तर व 45 डिग्री से 66 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच का भाग क्या कहलाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है, और ये अधिकतर ठंडा क्षेत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत रेखा से 66 डिग्री से 90 डिग्री उत्तर व 66 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच का भाग क्या कहलाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है, और ये सदैव ठंडा रहता है, मतलब कि अत्यधिक ठंडा रहता है, ठंडे से भी ज़्यादा ठंडा, और अधिकतर भाग पर बर्फ़ जमी होती है, बर्फ़ से ढका रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थान के स्थानीय समय का निर्धारण किसकी स्थिति के आधार पर किया जा सकता है? राइट आंसर ऑप्शन है सूर्य की स्थिति के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविच समय रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? राइट आंसर ऑप्शन बी, 8 देशों से होकर गुजरती है। कौन कौन से 8 देश हैं? इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो और टोगो और घाना। ये 8 देश हैं। सेम कर्क रेखा की तरह यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस देश से होकर ग्रीनविच समय रेखा नहीं गुजरती है। सो यहाँ पे आपको ऑप्शन में अलग दे देगा। सो आपको जो 8 के 8 देश हैं उनके नाम पता होने चाहिए। एक और चीज़ मैं यहाँ से, टाइम की बात चल रही है तो एक और चीज़ मैं आपको क्लियर करूँगी। 1 सेकेंड देना, 1 सेकेंड। हाँ जी, यहाँ से एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहती हूँ। आपने घड़ी देखी होगी, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, गोला बनाया मैंने, घड़ी देखी है। वहाँ पर आपने देखा होगी काफ़ी लोगों की घड़ी में ना आपको घड़ी के अंदर घड़ी बनी हुई दिखाई देती, कहीं पर 1, कहीं पर 2, कहीं पर अब मैक्सिमम तो 2 ही मिलती, कहीं पर आपको 3 घड़ी देखने को मिलती है। ठीक है, सभी अपना अपना टाइम शो कर रही है, कुछ भी आपका टाइम बज रहा है इसमें, और जो बड़ी घड़ी है वो भी चल रही है, वो भी अपना टाइम शो करे जा रही है। ठीक है, इस घड़ी का मतलब पता है फैशन नहीं है। काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि फ़ैशन के लिए यहाँ पर ये शो किया जा रहा है, बट फैशन के लिए नहीं है। इसका भी एक रीज़न है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया,
रूस हो गया, अमेरिका हो गया, जहाँ पे टाइम जोन काफ़ी सारे हैं। जैसे यूरोप की ही बात कर ले, कोई देश है, वहाँ पे टाइम जोन 3 चल रहे हैं, मतलब कि ठीक है, एक ही कंट्री के अंदर 3 जगह पर, या फिर छोटे छोटे देश है यूरोप के अंदर, तो देश से दूसरे देश के अंदर भी कोई काम करने जाता है, या फिर एक ही देश में 3 जगह पर, कोई मान लो ए जगह है, बी जगह है, सी जगह है, वहाँ पे वो काम करने जा रहा है। ए जगह पे वो रहता है, बी जगह पे उसे काम करने जाना है, सी जगह पर भी उसे काम करने जाना है। सो जो एक घड़ी है बड़ी वाली, उसमें तो जहाँ पे वो रहता है उसका टाइम सेट रखेगा, और जो बी नंबर की घड़ी है वहाँ पे वो सेट करेगा जहाँ पे काम करना चाहता है। वो ये जो बीच में घड़ी दी हुई है ना, इनमें भी टाइम सेट होता है, उसका टाइम सेट रहेगा। और जो तीसरी यहाँ पे घड़ी का ऑप्शन है, उसमें सी जगह का टाइम सेट करके रखेगा, तो उसको एक ही घड़ी में 3 टाइम देखने में आसानी होगी। ठीक है, मतलब कि वो एक ही घड़ी से 3 जगह का टाइम देख सकता है, उसको 3-4 घड़ियाँ रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बार बार वो पता चले 3 घड़ियाँ बांधे हुए हाथ पे, पूरा हाथ ही घड़ी बना हुआ है, घड़ी का शोरूम ही बना हुआ है, ऐसा नहीं करके चलेगा वो। तो एक ही घड़ी में 3 घड़ियाँ हैं जो अलग अलग जगह का टाइम शो कर रही हैं। इससे पता चलता है कि वो अलग अलग समय जोन में ट्रैवल करता है। उसकी आसानी के लिए, काम की आसानी के लिए ये बनाए गए हैं। पश्चिमी सभ्यता से हमें ये देखने को मिले हैं। ठीक है, सो ये जस्ट फॉर फैशन नहीं है, ये चीज़ मैंने आपको बतानी थी। क्लियर है, इतना समझ आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1884 में कहाँ हुई इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में 180वें याम्योत्तर प्राइम मेरिडियन को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी, वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति 31 दिसंबर की रात को जापान की राजधानी में नए साल का जश्न मनाता है तो वह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पार कर किस देश की राजधानी में नए साल का जश्न मना सकता है? क्वेश्चन में बेसिकली ये बात हो रही है कि यदि कोई व्यक्ति जापान की राजधानी जो कि टोक्यो है, वहाँ पर न्यू ईयर का सेलिब्रेशन कर रहा है, तो वो किसी अदर कंट्री में अगले दिन भी न्यू ईयर का सेलिब्रेशन कर सकता है। बताओ, आप एक ही चीज़ का सेलिब्रेशन एक ही तारीख को 2 अलग अलग देशों में कैसे कर सकते हो? क्योंकि आप सभी को पता है कि जो 180 डिग्री की जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, ठीक है, वहाँ से जो दिन है उनका वो होता है, एक दिन आगे पश्चिम की ओर जाएंगे तो क्या होगा, एक दिन आपका कम हो जाएगा, पूरब की ओर जाएंगे तो एक दिन बढ़ जाएगा। राइट, सो जापान से अगर हम अमेरिका की तरफ जाएंगे तो एक दिन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका में जाएंगे तो एक दिन ऑटोमेटिकली कम हो गया, कुछ घंटे के टाइम पीरियड का अंतर होता है। सो ये व्यक्ति अमेरिका की राजधानी में जाकर 31 दिसंबर की रात को अगेन न्यू ईयर का सेलिब्रेशन कर सकता है। ठीक है, ये जस्ट इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि जो 0 डिग्री है उससे पश्चिम की ओर जाते हैं तो टाइम घटता है और पूरब की ओर जाते हैं तो टाइम बढ़ता है। सो जापान से अमेरिका जाएंगे, सो ऑब्वियसली क्या होगा, हमारा एक दिन कम हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को किस दिशा से पार करने पर एक दिन की हानि होती है? राइट आंसर ऑप्शन है, पश्चिम से पूर्व की तरफ एक दिन की हानि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति अमेरिका से 24 जून को 11 PM पर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करता है तो जापान यानी पूर्व दिशा में कौन सी तिथि मिलेगी उसको? राइट आंसर ऑप्शन सी, 26 जून की तिथि मिलेगी। क्योंकि देखो 12 बजने में कुछ ही टाइम और आई थिंक 11 घंटों का इसके आसपास का टाइम का गैप होता है। इस पूरे टाइम पीरियड में 11 घंटों का अंतर आता है अमेरिका और जापान के टाइम पीरियड में। सो देखो यहाँ पर ये टाइम पीरियड, ऐसी सिचुएशन ही ऐसी दी हुई है कि आप 24 जून को वहाँ पे 11 बजे से चलोगे, पार करोगे तो डायरेक्ट आप 26 पर जाओगे, एक दिन घट जाएगा, 25 गायब ही हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई और टाइम होता तो शायद ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने की सीमा को क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी संक्रांति और अयनांत दोनों ही कह सकते हो। या तो आपको ऑप्शन में संक्रांति मिलेगा या अयनांत मिलेगा। ठीक है, सो सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने की सीमा को बोलते हैं संक्रांति या अयनायंत हो गया, मतलब कि
उत्तरायणांत हो गया, दक्षिणायनांत हो गया, फिर उत्तर की संक्रांति में भी डिवीज़न किया हुआ है। ठीक है, वो आगे हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य किस दिन कर्क रेखा यानी उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश पर लंबवत होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए 21 जून को ये कर्क रेखा यानी उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश पर लंबवत होता है, और 22 दिसंबर को मकर रेखा यानी दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश पर लंबवत होता है, और 21 जून को जब उत्तर में ये 23.5 डिग्री पर लंबवत होता है, इसको हम बोलते हैं कर्क संक्रांति या फिर ग्रीष्म अयनांत। और 22 दिसंबर को जब मकर रेखा पर ये सेम सिचुएशन होती है तो उसको बोलते हैं मकर संक्रांति और ग्रीष्म अयनांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य किस दिन मकर रेखा, सेम ही क्वेश्चन जो मैंने अभी क्लियर भी करा दिया, मकर रेखा यानी दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश पर लंबवत होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी 22 दिसंबर को, और मकर संक्रांति या शीत अयनांत कहते हैं। पीछे मैंने शायद ग्रीष्मकालीन अयनांत बता दिया, वो गलत था, शीत अयनांत इसको हम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन को शरद विषुव कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी 23 सितंबर को शरद विषुव कहा जाता है। मकर की तरफ सूर्य का प्रस्थान हो जाता है, सूर्य का दक्षिणायन हो जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि किस दिन को सूर्य का दक्षिणायन हो जाता है, तो 23 सितंबर को हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन को वसंत विषुव कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए 21 मार्च को कहा जाता है वसंत विषुव, और सूर्य का उत्तरायण हो जाता है, कर्क रेखा की तरफ प्रस्थान हो जाता है। जो उत्तरी गोलार्ध है वहाँ पर जो गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं और दक्षिण के अंदर सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 मार्च से 23 सितंबर के बीच की अवधि में किस गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश 12 घंटे से अधिक समय तक रहता है? राइट आंसर ऑप्शन है उत्तरी गोलार्ध में। दिन बड़ा होगा तो गर्मियाँ होंगी। गर्मियाँ कब होती हैं हमारे देश के अंदर? मार्च से लेकर सितंबर तक का टाइम ही होता है, तब गर्मियाँ होती हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, और इस समय उत्तरी ध्रुव पर दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 सितंबर से 21 मार्च के बीच की अवधि में किस गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश 12 घंटे से अधिक समय तक रहता है? राइट आंसर ऑप्शन बी दक्षिणी गोलार्ध में, और यह समय दक्षिणी ध्रुव पर दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या ग्रहण किसी खगोलीय पिंड का हो सकता है? मतलब कि किसी भी ग्रह पर ग्रहण लग सकता है। राइट आंसर ऑप्शन है हाँ, किसी भी खगोलीय पिंड का ग्रहण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस वेग से चक्कर लगाती है? राइट आंसर ऑप्शन सी 29.8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चक्कर लगा रही है। सो अब यहाँ तक हमारे MCQs थे। अब हम ये पिक्चर के थ्रू मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पर आपको एक सेकंड पेन यहाँ पे यूज़ करते हैं। जो यहाँ पे बीचों बीच जो ये लाइन दिखाई दे रही है हमें, ये लाइन हमारी भूमध्य रेखा की लाइन है। इसके उत्तर में जो 23.5 डिग्री पर ये लाइन दिखाई दे रही है, ये हमारी कर्क रेखा है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इंग्लिश में बोले। नीचे जो 23.5 डिग्री पर है वो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा। उसके बाद जो ऊपर है, ऊपर जो रेखा है ये है आपकी आर्कटिक वर्त। ठीक है, यहाँ पर आर्कटिक व्रत आपको देखने को मिलता है 66.5 डिग्री पर। नीचे की ओर हम बात करें सेम 66.5 डिग्री पर हमारा होता है अंटार्कटिक व्रत। और यहाँ पे 90 डिग्री पर, 0 नहीं 90 डिग्री पर यहाँ पर हमारा उत्तरी ध्रुव है और नीचे दक्षिणी ध्रुव है। और ये जो ऊपर से नीचे की ओर लाइनें आ रही हैं ये हमारे देशांतर हैं। ठीक है, ये हमारे देशांतर हो गए। और यहाँ पे जो ब्लैक कलर में ऊपर से नीचे लाइन आ रही है ना, ये हमारे 0 डिग्री देशांतर, जहाँ से प्राइम मेरिडियन निकलती है। यानी प्राइम मेरिडियन उसी को बोला जाता है जहाँ से टाइम का निर्धारण होता है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर हो गया यहाँ से? ठीक है, सो दोस्तों ये थे आज के हमारे टॉप 171 क्वेश्चंस। इसी के साथ हमारा तीसरा टॉपिक भी कंप्लीट होता है। चौथे टॉपिक की वीडियो भी 1 से 2 दिन में आ जाएगी। आज की वीडियो में कोई भी क्वेश्चन आपको समझ ना आया हो, कहीं पर भी आपको कोई मुश्किल हो, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, डेफिनेटली मैं आंसर करूँगी। वीडियो में आपका स्कोर कितना रहा, आपने 171 में से कितने क्वेश्चंस के उत्तर सही दिए हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं।
वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक और चीज़, हिस्ट्री की सीरीज़ अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी देखें। पूरी हिस्ट्री मैंने कवर करा दी है, 8000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने कराए हैं और बहुत बढ़िया आपका रिस्पॉन्स रहा है। सो जिन लोगों ने सीरीज़ नहीं देखी वो ज़रूर देखें, ठीक है। क्विज़ के क्वेश्चंस का भी उत्तर दें। क्विज़ का पहला क्वेश्चन है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? आपके ऑप्शंस है कोरोना, प्रकाश मंडल, पूरा सूर्य, सौर धब्बे। आपका दूसरा क्वेश्चन है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? आपके ऑप्शंस है 21 अप्रैल, 21 जून, 21 फरवरी, 21 अगस्त। इन दोनों क्वेश्चंस के उत्तर कमेंट में ज़रूर दें। बाकी जो चौथे टॉपिक की वीडियो वो 1 से 2 दिन में आ जाएगी। और एक और चीज़ मैं बता रही थी वीडियो की स्टार्टिंग में कि वीडियो 2-4 दिन लेट हुई है, आई थिंक 4 दिन लेट हो गई है। उसका रीज़न पता है ये है कि लगातार बारिश हो रही है, मतलब जब भी मैं रिकॉर्ड करने लगती हूँ तो बारिश होना शुरू हो जाती है, या फिर साइड में एक घर बन रहा है उसकी ठुक ठुक की आवाज़ आती ही रहती है। बस ऐसा होता है कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ 5-7 मिनट सब शांति रहती है, उसके बाद कभी बारिश, कभी वो ठुक ठुक की आवाज़, कभी कुत्ते भौंक रहे हैं, कभी कोई चप्पल बेचने वाला आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। मतलब बन ही नहीं पा रही थी, रिकॉर्ड ही नहीं हो पा रही थी। आज भी मैंने 3-4 बार करके इसको रिकॉर्ड किया है, बट रिकॉर्ड कर दिया। नेक्स्ट वीडियो भी मैं टाइम पर ही प्रोवाइड करूँगी। सो काफ़ी सारे रीज़न्स हैं, मैं बताती नहीं हूँ बट अब मैं बता रही हूँ क्योंकि काफ़ी लोग वेट करते हैं इस वीडियो का, इस सीरीज़ का। सो देखो, मैं अपनी ओर से बेस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही हूँ, बट नेचर देख सकते हो आसपास क्या चाह रहा है कि मैं सीरीज़ डालूँ ही ना। बट मैं फिर भी कोशिश करूँगी नेक्स्ट टाइम से टाइम पर ही हो, ठीक है। काफ़ी चीज़ों पर मेरा वश नहीं है, बट मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए जल्दी ही प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। सो वीडियो को पूरा मन से देखा करो, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया करो, सेल्फ एनालिसिस किया करो, तभी बेनिफिट है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, चैनल पर बने रहें।